ये सभी पत्रकारों को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे उत्तर भारत के एक ऐसे शिक्षा संस्थान को एक तोहफा मिला उनके जन्मदिन पे। हम सब लोग मिल करके आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को अभिनंदन करते हैं और चंद्रकांत दादा पाटिल जो हमारा उच्च शिक्षण मंत्री जिनका बड़ा योगदान रहा है, उनको भी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि 2 विधायक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पिंडरा से हैं, ये यहाँ से चंदौली से हैं। ये लोग मुख्यमंत्री के भी बड़े नज़दीक के हैं, ट्रस्टी हैं और प्रधानमंत्री जी के हैं। इसलिए जो बातें अरुण उपाध्याय जी ने प्रवासी भारतीयों के बारे में कही है, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोग एक तो ध्यान दीजिए कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इस पर मैं ज़्यादा आप ही तय करिए। और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, ये तुलना कर लीजिए। और महाराष्ट्र, आज जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि यहाँ जाए सड़क, वहाँ जाए सड़क, यहाँ हमको मेट्रो, यहाँ सड़क, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब माननीय मुख्यमंत्री जिनका विजन इतना बढ़िया है कि सिर्फ विकास के काम पे चल रहे हैं। तो जहाँ तक प्रवासी की बात है, अरुण जी आपने कहा, प्रवासी यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं, गांव में जाते हैं, कुछ पैसा ज़्यादा मिल गया तो खेत भी खरीदते हैं। वहाँ के खेत के बेचने वाले ऐसे लोग होंगे जिसके खेत से कुछ उत्पादन नहीं होता होगा, फ्लैट इसलिए खरीदे होंगे, कोई वहाँ से फ्लैट खरीद के यहाँ कोई रहने नहीं आया। हो सकता है उसका बेटा फ्लैट खरीद रहा हो, कोई पिताजी उनकी जमीन ना हो, जमीन, ऐसा बहुत रेयर है। उत्तर प्रदेश से कोई फ्लैट बेच के हम लोग परिश्रम लेके आते हैं, मेहनत लेके आते हैं और यहाँ फ्लैट यहाँ खरीद रहे हैं, वहाँ भी खरीद रहे हैं। और आज योगी जी के नेतृत्व में जिस ढंग का विकास उत्तर प्रदेश हो रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन किसका है? वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने पैसा इतना ज़्यादा दे रहे हैं, हर प्रदेश को दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से सब ज़्यादा दे रहे हैं। हमारी एक ही मतलब यह है आप लोगों से कि जो काम हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार वाला द्वारा किए गए हों, चाहे राज्य सरकार, उसको प्राथमिकता दीजिए, तब पता चलेगा। आप बताएं कि जौनपुर को एक बड़ा उद्योग लगाने की कल्पना, ये 2024 जब चुनाव था तब भी बहुत सारे लोगों ने किया था। इवन आदरणीय गृह मंत्री खुद वाराणसी में आए थे, लोगों को बुला के चर्चा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जब जौनपुर आए थे चुनाव दौरान, उन्होंने कहा था कि यहाँ जौनपुर की मिर्ची जो है, इत्र जो है, और यहाँ पे जौनपुर के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। हर छठवां उत्तर भारतीय जो है मुंबई का, कहा जाता है कि वो जौनपुर का है। इसलिए सभी प्रवासी जो भी यहाँ, और ये लोग आते जाते हैं, कोई न कोई योजना लेके जाते हैं। इनके चुनाव में यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ चुनाव से सारे लोग आते हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह जौनपुर के उद्योगपति हैं, इन्होंने भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ उद्योग लगाया जाए, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। यहाँ हम लोग मतलब कमाएंगे, लेके जाएंगे, वहाँ देंगे। वहाँ तो कोई फ्लैट करे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जमीन बेच करके मुंबई में फ्लैट लिया। सर, जौनपुर में जैसा कि अभी बताया गया कि मुंगरा बादशाहपुर में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया प्रवासियों को रोकने के लिए, तो क्या ये सम्मेलन केवल जौनपुर तक सीमित रहेगा या पूरे पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो वो पूर्वांचल है। ये पूरी पूर्वांचल की बात है, जौनपुर तो है ही है, पूर्वांचल होगा, जौनपुर का होगा। सर, आपने बात करी कि आपका प्रयास किया जा रहा है उद्योग को लेकर, लेकिन बात तो टालने वाली बात है, आज तक चीजें नहीं हो पाई है ना। आप अभी पकड़ से आपने कहा कि हर 6 में से एक घर व्यक्ति मुंबई रहता है, लेकिन आज भी देखो यहाँ पे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वो मेहनत करने के बाद उनको इज्जत नहीं मिलता है। अगर वहाँ पे कंपनी और इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो, तो यहाँ पे क्यों आए वो? अभी तक सरकार इसके लिए क्या करी है? ये केवल प्रयास की बात नहीं है, एक्चुअल में वो बताइए, क्योंकि आप भी जानते हैं। रिपोर्ट यही है, आप विकास को प्राथमिकता दीजिए। 10% 20% विकास नहीं हुआ होगा, कहीं तो हो जाए, एक दिन हो नहीं सकता। मेट्रो के जाल यहाँ बिछा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल बिछा हुआ है। ये 2 विधायक बैठे, रोज देखता हूँ ये उद्घाटन कर रहे हैं, आज कई करोड़ों की संपत्ति जी को हम बता देते हैं। हाँ, ये सुशील जी बता रहे हैं। जी इसको हमारा धन्यवाद। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ जो आपने अभी विषय रखा, उत्तर प्रदेश में अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ जिस तरीके से दिल्ली और गुड़गांव का हुआ है, उसी तरीके से अब नोएडा और जेवर एयरपोर्ट क्या कोई नहीं, इससे ले लेंगे। और वो बड़ा हब है, छोटा हब नहीं है।
उससे कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से रोड पर काम हुआ, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो विंध्य एक्सप्रेस हो, बनने जा रही है। तो बहुत सी ऐसी हमारी जो सड़कें बनी हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लोगों को रोजगार भी उससे मिल रहा है, आवागमन भी, एक्टिविटी भी होगी। फैक्ट्री कहाँ लगेगी? जहाँ पे सड़कें अवेलेबल होगी, जहाँ से कनेक्टिविटी होगी। हमारे चंदौली में ही 6000 एकड़ में अडानी का पावर वहाँ पे फैक्ट्री लगने जा रही है। तो रोजगार के बड़े बड़े उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कई लाख करोड़ लोग, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी योगी जी के नेतृत्व में आज वहाँ पे जो कानून की व्यवस्था कायम हुई है, ये देश इसको मान रहा है और कोर्टें भी मान रही है। जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होती है वहीं उद्योगपति जाता है, वहीं बिजनेस लगाता है, अपना फैक्ट्री लगाता है, उसी से लोगों को रोजगार मिलता है। अब कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान बम्बई में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको अब वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, उसको नौकरियाँ भी मिल रही है जिस तरीके से और ईमानदारी के साथ मिल रहा है। ये पहले होता था, आज नहीं होता है। तो आप भ्रमित न करें, ऐसा कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है और देश में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश दे रहा है। सर एक थोड़ा सा स्पेसिफिक करना, आपने जेवर एयरपोर्ट का बात किया जाता है, जहाँ तक ये सब पश्चिमी के नजदीक है। पलायन का सबसे बड़ा मसला है पूर्वांचल से जुड़ा। पूर्वांचल शब्द अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक। काशी में आप गए हैं कि नहीं गए? बिल्कुल गया हूँ। आप देखे नहीं है कि 2017-14 के बाद क्या हुआ? जो मसला पूर्वांचल वाला है, मतलब जो पलायन का मसला है, आप चाहे लोग मेरे भाई, उत्तर प्रदेश आज पूर्वांचल के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, आज पूर्वांचल के हर जिले से हर जिले जाने के लिए आपको फोन लाइन खड़ा किया। आपको पूर्वांचल के आप एम्स हॉस्पिटल हमारे आपके गोरखपुर में बन गया। आप जनपद को जाके देखिए ना कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। डेवलपमेंट से ही रोजगार बढ़ते हैं, डेवलपमेंट से ही फिर नौकरियां बढ़ती हैं। आज हमारे आदरणीय योगी जी ने लगभग 9 लाख अपने कार्यकाल में युवाओं को नौकरी दिया है। जाति विशेष हट करके नौकरियां नहीं है, तो रोजगार नौकरी यही ना होता है, डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि सरकार पलायन को पूरी तरह से रोक दी है। सर एक आखिरी सवाल, जौनपुर में जहाँ मुगरा महोत्सव प्रवासी सम्मेलन हुआ, वहीं पास में सतहरिया औद्योगिक केंद्र है। 2017 के बाद कितनी नई इकाइयां वहां लगी और कितनी संचालित? मुझे लगता है कि वहाँ जगह के लिए आवेदन किए गए, अब जगह बची नहीं है, जगह और एक्वायर करके सरकार कर रही है। चाहे सतहरिया हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस के बगल में सागन के बीच में 700 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही गवर्नमेंट, और वो एक्वायर करने के बाद उसकी योजना बनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस ढंग से, भाई एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश। तो चाहे पूर्वांचल के लोग मुंबई में रहते हों, चाहे पूर्वांचल, ये विधायक पूछिए, आज मतलब हवाई अड्डा कार्गो बन रहा है। कार्गो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा और जहाज शारजहां, दुबई, मस्कत जाएंगी, तो 8 जिले की साग सब्जियां वो सीधे हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए आप लोग, मैं 2,500 एकड़ में औद्योगिक हमारा हब बनने जा रहा है काशी में, 2,500 एकड़। सुनिए, मैं बड़े भाई कृपा शंकर जी की बात और विधायक सुशील सिंह की बात को जोड़ रहा हूं अपने से। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं यह गुमराह नहीं, कहीं आपके पास ऐसा है कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोग? मैं क्लियर कर देता हूँ। हम जब यहाँ निमंत्रित किए गए, प्रवासी फाउंडेशन नाम की संस्था है। आप ये मान लीजिए, आप खुद स्वयं भी कह रहे हैं कि आपको प्रवासी फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई जा रही है, यानी प्रवासी की समस्या है। तो समस्या सबसे बड़ी, अगर कार्यक्रम मुंबई में होना तो इसका मतलब समस्या पलायन ही है। नहीं, वो समस्या पलायन नहीं है। आपने एक प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जेवर पश्चिम में है, पूर्वांचल में पलायन है। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएं किस जनपद से पलायन की सूचना आपको मिली है कि वहां के लोग अपना उद्योग छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के वहां से निकल के कहीं बाहर गए हो? डॉक्टर साहब, वहां पर उद्योग है कौन सा? अब पहले सुन लीजिए, ये नहीं, पहले जो मैं कहा हूँ, रुक जाइए, पहले ये चीजें हैं। अब आइए, यह बातें सुन लीजिए। नहीं, यह बातें जो है पलायन की चीज को मैं इसलिए खारिज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं समझता हूं कि जितना उत्तर प्रदेश का साल के विकास का बजट अब तक के इतिहास में रहा है,
उससे कई गुना अधिक दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के लोग आकर के आपके उसी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर के रूप में आके लोगों ने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। यह इतिहास है, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। क्या 2017 या 2014 के पहले कोई देश का इन्वेस्टर क्या इस तरीके का काम किया है? उस समय तो प्लान था, उस समय कोई उद्योग आपके उत्तर प्रदेश में करना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके की प्रवृत्ति बन चुकी थी, उस स्थिति में कोई इन्वेस्टर वहां गया नहीं, बल्कि जो कारोबार था उसको बंद करके गए लोग। लेकिन आज वहां की बंद चीनी मिलें चालू हो गई, वहां के बंद सूती कारखाने जो थे आपके, चाहे गोरखपुर में हो चाहे मऊ में हो, ये बंद कारखाने आपके चालू हो गए। आपके जितने भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने भी नौजवान थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपया बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सूद के, ब्याज के उनको दिया जाता है कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप आगे बढ़ें। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया गया, उन्हें शिक्षा दिया गया कि आप यहीं पे व्यवसाय करें, यहीं पे कार्य करें। मैं समझता हूं कि अब तक के इतिहास में हम लोग भी एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पाया है, जो हम लोगों ने देखा है, इस समय हमारा उत्तर प्रदेश सड़कों की इन चीजों को छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं विकास के क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में जहां से विधायक हूं, बाबतपुर एयरपोर्ट आता है, वहां के चीजों का विस्तारीकरण को आप देख लें। और वहीं पे आप अभी, मैं समझता हूं कि 1 हफ्ता पहले आदरणीय योगी जी ने 800 करोड़ रुपए का एक वहां के लोगों की सुविधा के लिए वहां पे ट्रॉमा सेंटर खोला, 100 बेड का हॉस्पिटल खोला, एजुकेशन हब बनाया, यहीं पे होम्योपैथ कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपका करखियाव एग्रो पार्क है, आप उस एग्रो पार्क के बहुत पहले आमूल वहां आके और वहां के भ्रष्ट जो सरकारें थी उसके माने जिस तरीके का उनका आचरण था, आमूल वहां स्थापित नहीं हो पाया था। आदरणीय योगी जी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आमूल जो भाग गया था यहां से, वो आमूल फिर आता है, स्थापित होता है। और आज व्यवसाय को, माने नौकरी को छोड़ दीजिए, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, हर गांव में जो सुविधा सरकार ने दिया है गौपालन का, 50% से अधिक उनको छूट दिया है कि आप गाय भैंस खरीदिए, सरकार उसका पैसा देगी, उनके रख रखाव के लिए पैसा दे रहे हैं। यह व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ भी कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को घर में गाय भैंस रख करके प्रतिदिन दिन भर अपना कोई काम करने के बाद और वह आ करके कुछ मेहनत करके दूध बेच के डेली उनके खाते में पैसा जा रहा है। मैं तो नहीं समझता हूं कि पलायन है, और मैं इसको भी नहीं नकार सकता। आज महाराष्ट्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हमारे फडणवीस जी को कि वह उत्तर भारतीयों को उन्होंने सम्मान दिया। इसके पहले की जो सरकारें थी, जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ अपमान किया गया, उन्हें जिस तरीके का उन्हें भेदभाव करके अलग बांटा गया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उन्हें अपनाते हैं लोग। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहूंगा, वह केवल सब्जी नहीं बेचते हैं, आज बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग हमारे उसी पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आके लगाए हुए हैं, जहां पे महाराष्ट्र के लोग उसमें नौकरी करते हैं। तो मैं इसको भी नहीं नकार सकता। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम वहां पे जमीन पे यहाँ पे इतना मजबूत हो चुके हैं कि आज सरकार जब बनती है तो उत्तर भारतीय उस पर निर्णय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। हम यहाँ भी मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इस चीज को आपको नकारते हैं कि हम पलायनवादी, हम पलायन नहीं है। हम मजबूती के साथ, चाहे गुजरात में भी गए हैं, आज देख लीजिए सूरत में जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, होंगे अगर 60-70% वहां के, तो दावे के साथ कर रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी लोग वहां पे बड़े बड़े कारखाने खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज आप लोग न करें। मैं चाहूंगा एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे उत्तर प्रदेश में चल सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। सर, ने अभी बताया कि महाराष्ट्र की जो देवेंद्र फडणवीस सरकार है, उन्होंने
उत्तर भारतीयों को सम्मान दिया है, स्वागत किया है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें ये अपमानित कौन सी किया बात जाता है यार? क्यों ये सर, बड़ी बड़ी बात है। अरे मार आपके घर में होती है। भाषा को लेकर मेरा सवाल पूरा होने दो। हाँ सुन लीजिए। तो ये घटनाएं आम हो गई। अब नहीं दूसरी होती। बात सर, अभी इस मेरा सवाल हम दे देते हैं। दूसरा अब महाराष्ट्र ये में मजबूती का प्रश्न सभी नहीं है। उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषा नहीं। हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को मराठी जबरन सिखाई जा रही है, क्लासेस लिए जा रहे हैं और उन्हें मराठी भाषा सीखने को बाध्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार हम दे रहे हैं। सुनिए, मैं समझ गया। सुनिए, मैं खुद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पे हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारे टैक्सी के ड्राइवर, उनका बढ़िया हम लोग एक गेट टुगेदर किए और हमने चैलेंज किया है अगली 1 मई को मराठी गीत जो है जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, ये हमारी उत्तर भारती गाएंगे। हम लोग परिश्रमी आदमी हैं, मेहनत कर लेंगे। ये इक्का दुक्का लोग कोई कुछ बोलते हैं। देश को जोड़िए, देश को मजबूती की दिशा में बढ़िए। प्रश्न इसी तरीके का किया।